सभी दोस्तों को जय भीम जय भारत। बहुजन संगठन फेसबुक पेज के जितने भी दर्शक हैं और जो आयोजक हैं, राहुल खांडेकर जी, सर्वजीत बंसोड़े जी, आप सभी का शुक्रिया करते हुए साथियों, आज जो मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है, इसके लिए मैं इन सभी साथियों का और बहुजन संगठन फेसबुक पेज का मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और मैं जिस विषय पे बोलने के लिए आया हूं वो विषय है उत्तर भारत की सामाजिक स्थिति और बुद्ध के धम्म का बढ़ता प्रभाव। अब उत्तर भारत की सामाजिक स्थिति और बुद्ध के धम्म का बढ़ता प्रभाव, ये दो टॉपिक हैं जो मेरे लिए, जिन पे मुझे बोलना है। थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूँ तो साथियों, मैं डॉक्टरेट हूँ अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी और दलित राजनीति के ऊपर मैंने रिसर्च किया है, शोध कार्य किया है। 100 से ज़्यादा मैंने अपने रिसर्च पेपर आर्टिकल्स लिखे हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं बुद्धिज़्म के ऊपर, अम्बेडकराइट जो आइडियोलॉजी इसके ऊपर, और जो सोशल इश्यू हैं, राजनीतिक हैं, संविधान के ऊपर। इस तरह कुल मिलाकर के 100 से ज़्यादा मेरे आर्टिकल्स हैं। और साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर जिनका कोई सवाल हो, आप सवाल लिख सकते हैं। मुझे बड़ी सहायता मिलेगी अपनी बात को क्लियरिटी करने में और आपको भी बड़ा लाभ होगा अपने सवाल का उत्तर जानने में। साथियों, अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें, प्राचीन भारत के इतिहास में अगर बुद्धिज़्म को हम देखते हैं तो वो उत्तर भारत ही वो ज़मीन है, वो ज्योग्राफी है जहाँ पे बुद्ध के धम्म की उत्पत्ति हुई। अगर आज देखते हैं, आज वही ज़मीन है, वही ज्योग्राफी है जहाँ पे बुद्ध के धम्म का प्रभाव नहीं है। वो जो प्रभाव था बुद्धिज़्म का, वो प्रभाव किसी और बात ने, किसी और चीज़ ने ले लिया है। खैर, उसकी एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़े कारण हैं, उसके इतिहास के गर्भ में जाकर के खोजेंगे, बताएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन उन बातों को साइड में करके हम दूसरी चीज़ों पे चर्चा करना चाहेंगे कि बुद्ध का धम्म जो उत्तर भारत में उपजा, उत्तर भारत में फला फूला बढ़ा और उत्तर भारत के ही लोगों ने पूरे देश भर में फैलाया और फिर देश भर के लोगों ने उसके विदेशों में फैलाया। ये इसका एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि उत्तर भारत में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ रही, कौन सी परिघटनाएं रही कि जिसकी वजह से बुद्धिज़्म वहाँ पे फला फूला, और उस ज्योग्राफी में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जहाँ पे बुद्धिज़्म की वो अनुकूल थी। तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के कारण हैं, विशेषकर उनके ऊपर चर्चा भी की जाती है। लेकिन आज मैं थोड़ी सी एक मेरे दिमाग में और चर्चा आई है जिसे मैं करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि पूरे उत्तर भारत जो है, जिसको हम गंगा घाटी का मैदान कहते हैं, ज्योग्राफी जिसकी है, वो इतना बड़ा मैदान है, पूरे देश में और कोई भी मैदान नहीं है। सतलुज यमुना का भी दोआबा का मैदान है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। और उधर दक्षिण भारत में भी एक मैदान है, वो भी इतना बड़ा नहीं है। महानदी का भी एक मैदान है, वो भी इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा गंगा घाटी का मैदान है। और इसी घाटी के मैदान में बुद्ध के धम्म को सबसे ज़्यादा प्रगति मिली। इसके विशेष कारण हैं। इसके मुख्य कारणों में, इसका अगर मुख्य कारणों में जाएं तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है कृषि का, एग्रीकल्चर। ये कृषि प्रधान एरिया था और कृषि प्रधान एरिया होने के कारण यहाँ पे बुद्ध के धम्म को ज़्यादा लाभ मिला, ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे हुआ। अब कैसे? जब बुद्ध अपना काम कर रहे थे, बुद्ध लोगों को धम्म सिखा रहे थे, उस समय लगभग 62 महापुरुष या 62 संप्रदाय और भी थे जो बुद्ध की तरह काम करते थे, लोगों में बुद्धिज़्म को फैला रहे थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो 62 में साहब का नामो निशान मिट गया, इतिहास के गर्भ में समा गए। लेकिन बुद्ध का धम्म एक ऐसा धम्म है जो आज भी देश में अगर कमज़ोर है तो विदेशों में बहुत ज़्यादा मजबूत है। कोई ना कोई कारण रहे हैं, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की जलवायु उत्तर भारत की, और वहाँ का जो कृषि का क्रम है वो। मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ी सी बात अलग हटके रहेगी आज। ये मैं इतिहास का छात्र हूँ। इतिहास का छात्र होने के कारण मुझे अच्छा लगा ये बोलना कि आज हम बुद्धिज़्म के प्रसार में कृषि का योगदान क्या रहा है और कृषकों का, यानी कि किसानों का। तो ये चीज़ें हम इंडिकेट करेंगे आज, ताकि उत्तर भारत की सामाजिक स्थिति इसी आधार पर निर्मित हुई है वो भी क्लियर हो जाएगी साथ में, और बुद्ध के धम्म का बढ़ता प्रभाव वो भी क्लियर हो जाएगा साथ में।
जो साथी धम्म के अच्छे जानकार हैं, जिन्होंने धम्म को सही ढंग से सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा है, समझा है, उनको इस एक बात का पता है कि तथागत ने अपने आप को एक जगह पे एक किसान के साथ वार्ता करते हुए, लोहिच नाम का किसान था, उसके साथ चर्चा करते हुए तथागत कहते हैं अपने आप को कि मैं भी किसान हूँ। ये जो उद्घोषणा है, ये जो इतनी बड़ी घोषणा तथागत ने की है, इस घोषणा का बहुत बड़ा प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ा था। वो प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि अगर उस समय जो दूसरा जो प्रभावशाली तबका था, जो ब्राह्मणों का तबका था, ब्राह्मणों ने कृषि क्रम को सबसे नीच क्रम बताया है। उनके शास्त्रों को देखोगे कि कृषि क्रम शूद्रों का क्रम है। किसान जो है, किसानों का काम सबसे नीच काम बताया गया ब्राह्मणों के शास्त्रों में, ब्राह्मणों के धर्म में। लेकिन बुद्ध अपने आप को कहते हैं कि मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, मैं प्रज्ञा की खेती करता हूँ। ये तथागत के उपदेश हैं। ये द बुद्ध एंड द धम्मा ग्रंथ जो बाबा साहब ने लिखा है, उस ग्रंथ में भी इस घटना का वर्णन है कि बुद्ध कहते हैं मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी प्रज्ञा की खेती करता हूँ। जब लोगों ने इस उद्घोषणा को सुना कि इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी आदमी, महात्मा, इतना बड़ा महापुरुष अपने आप को किसान कहता है, लोगों का उसकी तरफ आकर्षण बढ़ा। और ये जो कृषि क्रम में जो जनसंख्या उस समय लगी हुई थी, लगभग 90% पॉपुलेशन थी। जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 90% पॉपुलेशन ऐसी थी जो प्रत्यक्ष कृषि क्रम से जुड़े हुए थे। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन ने देखा कि बुद्ध अपने आप को कृषक कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, तो ये बड़ा प्रभाव गया और कृषि क्रम को एक सम्मान मिला। किसानों को भी एक सम्मान की दृष्टि से देखने लगे कि बुद्ध भी अपने आप को किसान कह रहे हैं। तो इस तरह करके जो खेती करने वाले लोग थे, वो मैक्सिमम लोग बुद्धिज्म की तरफ आने लगे। बाकी का देखते हैं हिसाब किताब, जैन धर्म में भी कृषि क्रम को या खेती को इतना बड़ा महत्व नहीं हुआ, व्यापार को ज़्यादा महत्व है। ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणों के धर्म में भी खेती क्रम को ज़्यादा महत्व नहीं है, वहाँ तो शूद्रों का काम बताया गया खेती करना। तो साथियों, हमको इस पॉइंट को बहुत ज़रूरी ढंग से समझना चाहिए। इस घोषणा की तरफ हमको बहुत ध्यान से सोचना समझना चाहिए कि खेती का जो कार्य है, वो कार्य बौद्ध धर्म के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रखता है। और इस आधार पे जब बुद्ध की ये उद्घोषणा जब लोगों ने सुनी कि इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी आदमी अपने आप को किसान घोषित कर रहा है, तो जो उस समय के किसान थे, वो किसान जातियाँ या किसान लोग या किसान वर्ग वो बुद्ध के धम्म की तरफ आया। और धीरे धीरे किसान वर्ग में और खेती करने वाले लोगों में बुद्ध के धम्म का प्रभाव बढ़ा। और जब अधिकांश जनता में बुद्धिज्म का प्रभाव बढ़ा, तो उससे क्या असर पड़ा? उससे ये असर पड़ा कि बड़े बड़े धनाढ्य व्यापारी, बड़े बड़े सेनापति, राजे महाराजे जब देखा कि बहुमत बुद्ध की तरफ जा रहा है, अधिकांश लोग बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर रहे हैं, बुद्ध को अपना शास्ता मान रहे हैं, तो वो भी प्रभावित हुए बाद में। ऐसा नहीं कि पहले ही उन राजे महाराजाओं ने उन्होंने सब कुछ सम्मान करना शुरू कर दिया, तो बाद में आते हैं, वो बाद में स्वीकारते हैं। अगर आप देखोगे, पहला उपदेश तथागत ने जो पहला उपदेश दिया, किसी राजे महाराजा व्यापारी सेनापति को तो नहीं दिया, वो 5 भिक्षु थे उनको दिया, वो सामान्य आदमी थे। उसके बाद देखते हैं जो उपदेश मिलते हैं, बुद्ध की जो देशनाएं मिलती हैं, किसको मिलती हैं? सामान्य लोगों को ही। शुरू में तो दीन दुखियों के लिए हैं, और बाद में जब दीन दुखियों के लिए होते होते, कृषकों से होते होते, व्यापारियों से होते होते, बड़े बड़े धनाढ्य व्यापारियों तक पहुंची और सेनापतियों और राजे महाराजाओं तक पहुंची। जब किसान लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, जब खेती के काम को वर्षता या सम्मान मिलने लगा, किसानों ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने के बाद किसानों का जो दिमाग था, जो उनकी सोच थी, जिस आधार पे वो खेती करते थे पुरातन पंथी तरीकों से, उसमें लकड़ी का हल होता था। अब लकड़ी का हल होता था, लकड़ी के औजार होते थे, थोड़ी सी खेती होती थी, थोड़ा सा काम होता था, उससे खराब हो जाते थे, फिर वो दोबारा बनाते। कृषि क्रम में टाइम लगता नहीं था, औजार बनाने में टाइम लगता रहता। लेकिन लोहे की उत्पत्ति हो चुकी थी, लोहे की खोज हो चुकी थी। जब बुद्ध का धम्म आया लोगों के बीच में, तो उससे लोगों का मानसिक विकास हुआ। लोगों ने नए ढंग से सोचना शुरू किया। नए ढंग से सोचना शुरू किया तो उन्होंने इस नए ढंग की सोच का प्रयोग अपने काम में लगाया। लोहे के हल बनने लगे, लोहे के कृषि के उपकरण बनने लगे। अब जो खेती होती थी लकड़ी से, उससे 10 गुना ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया, 10 गुना ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया कृषि का। 10 गुना अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जो किसान थे, उनके किसानों की जो आर्थिक स्थिति वो भी मजबूत हुई। और जो उत्पादन अधिशेष हुआ, आवश्यकता से अधिक अगर खेती का काम हो रहा है, आवश्यकता से अधिक अगर उत्पादन हो रहा है, तो क्या करेगा किसान? उसको बेचेगा। बेचेगा तो इससे व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री बनेगी, इंडस्ट्री बनेगी तो शहर बनेगा, शहर बनेगा, इंडस्ट्री बनेगी, इंडस्ट्री बनेगा, शहर बनेगा। उद्योग का शहर का एक रिश्ता है, एक संबंध है।
जो इसी आधार पे बड़े बड़े शहरों की स्थापना हुई। हम पाते हैं कि बुद्ध के समय में या बुद्ध के बाद 22 महाजनपद को अगर आज की भाषा में हम कहें तो मेगा सिटी। आज हमारा देश इतना डेवलप है, संविधान है, डेमोक्रेसी है, सारी चीजें हैं, लेकिन 4 ही मेगा सिटी हमारे पास आज भी। और जब बौद्धों का प्रभाव इस देश में था तो उसमें 22 महाजनपद थे। हम सोच सकते हैं कि 22 महाजनपदों को कैसे संभाला होगा, ये वहां का लैंड ऑर्डर कैसा रहा होगा। उन महाजनपदों में से एक महाजनपद की मैं बात बताता हूँ, श्रावस्ती की। श्रावस्ती की पॉपुलेशन हमने जो पढ़ी है, देखी है, अभी तक समझा है, वो 5 करोड़ बताई गई है। पूरे वर्ल्ड में एक भी शहर नहीं है 5 करोड़ पॉपुलेशन रखता हो। मुंबई की जनसंख्या 2-2.25 करोड़ है। गरीबी, अस्त व्यस्तता, लैंड ऑर्डर के बोझ तले दबा पड़ा है, संभाली नहीं जा रही है 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन। आज के समय में घर नहीं है लोगों को रहने के लिए, सड़कों के ऊपर झुग्गी झोपड़ियां हैं, स्लम बस्तियां हैं, कितने करोड़ों लोग, लाखों लोग रहते हैं गंदे नाले के किनारे, रेल के पुलों के नीचे, पता नहीं कहाँ का रहने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन बुद्ध के समय में 22 महाजनपद थे। श्रावस्ती की पॉपुलेशन 5 करोड़ थी। लेकिन मैं ये ढूंढ रहा क्या स्लम बस्तियां थी, नहीं मिली मुझे वहां पे। मैं लैंड ऑर्डर ढूंढ रहा था जब पढ़ रहा था श्रावस्ती की हिस्ट्री को। लैंड ऑर्डर बहुत बढ़िया थे, क्योंकि ये सारी चीजें तभी हो पाई हैं जब आदमी का मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास होगा तो सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित बनेंगी। 5 करोड़ या 6 करोड़ पॉपुलेशन हो जाए तो भी व्यवस्थित होगी। जब लोगों में अंधश्रद्धा होगी, रूढ़ी चुस्त होगी, जातिवाद होगा, वर्णवाद होगा, भ्रष्टाचारी होंगे लोग, तो 2 करोड़ भी पॉपुलेशन संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो आर्थिक स्थिति बनी कृषि के आधार पे, बुद्धिज्म के आधार पे, जनपद महाजनपद बने, मेगा सिटी बने, बनने के बाद इसी के आधार पे समाज व्यवस्था की भी निर्मित हुई। और उत्तर भारत की जो सामाजिक स्थिति है उसके आधार में, उसके बेस में इस अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। तो साथियों, इस तरह करके बुद्धिज्म का प्रभाव कृषक जातियों में बढ़ा। कृषक जातियों से होते होते राजे महाराजाओं से होते होते उत्तर भारत में पूरे में फैला, उत्तर भारत से पूरे देश भर में फैला। देश भर में फिर लोगों ने, जो अच्छे अच्छे धर्म के जानकार थे, भिक्षु बने, अच्छे अच्छे प्रचारक बने, अपने गुण और ज्ञान और लगन और मेहनत से उन लोगों ने बुद्ध के धर्म को पूरी दुनिया के हिस्से, कोने कोने तक पहुंचाया। आज अगर हम देखते हैं किसानों की हालत है, अब अगर किसानों के सामने बुद्धिज्म की चर्चा करें तो बड़ा अटपटा लगता है, बड़ा अजीब लगता है। उनको तो पता ही नहीं, क्योंकि धर्म को सिखाने वाले लोग नहीं बचे हैं, धर्म को सिखाने वाले टीचर नहीं बचे हैं, जिनको टीचरों को हम भिक्षु कह सकते हैं। एक समय था कि जब करोड़ों की संख्या में भिक्षु होते थे, लेकिन आज भिक्षु नहीं है। भिक्षु नहीं है तो बुद्ध का धर्म भी नहीं है। अगर बुद्धिज्म नहीं है किसानों के बीच में, तो किसानों की दुर्दशा हो रही है। तो ये जो आज किसानों की समस्याएं जो खड़ी हमारे सामने, अगर वो प्राचीन काल की तरह, अगर वो बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, बुद्धिज्म को समझ लेते हैं, बुद्धिज्म को अगर जानने की चेष्टा करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो प्रॉपर जो समझ है वो ठीक रहेगी। तो इससे उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, देश की अर्थव्यवस्था ही बढ़ेगी। बुद्धिज्म को अगर कृषक जातियां हैं, जो खेती करने वाले किसान हैं, अगर वो अपना लेते हैं, ये मैं कोरी कल्पना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इतिहास में हो चुका है। बुद्धिज्म से देश की इकोनॉमी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो साथियों, कृषक जो कार्य रहा है हमारे देश का, वो प्राचीन काल से लेकर के अभी तक भी वो बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उसी कार्य में लगी हुई है। अगर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ है, अगर उसको आगे बढ़ाना है, तो कृषक जातियों में, खेतीहर जो लोग हैं, उनके अंदर बुद्धिज्म का जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन का वही हिस्सा है, और उसमें जाएगा तो एक बहुत बड़े हिस्से में जाएगा। बाकी लोग तो अपने सुख दुख के लिए, लाभ के लिए, व्यापार के लिए, कुछ न किसी प्रभाव के लिए, वो तो इसलिए स्वीकारें। लेकिन जीवन जीने के लिए बुद्धिज्म को स्वीकार करने वाले अगर लोग होते हैं, तो ये जो मध्य वर्ग होता है, यही होता है। ये लाभ के लिए नहीं कि मुझे मेरी कृषि का अमर बढ़ जाए, कृषि की लाभ बढ़ जाएगी या मेरा कुछ और लाभ हो, नहीं। ये जीवन जिएंगे बुद्धिज्म के अनुसार। और बुद्धिज्म के अनुसार अगर जीवन जीने के लोग शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली उनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। डेफिनेटली उनका आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, भ्रष्टाचार कम होगा और महंगाई भी कम रहेगी। ये सारी चीज़ों का प्रभाव लोगों के जनजीवन के ऊपर पड़ता है। लोगों का जनजीवन अगर ठीक ठाक रहेगा, तो इसका बेस भी बुद्धिज्म के आधार पर ही बनेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज लोग देखो इतनी समस्याओं से ग्रस्त हैं। अगर इन समस्याओं से ग्रस्त है, इनकी मुक्ति का आधार भी बुद्धिज्म है। ऐसा इतिहास में हो चुका है। ऐसा नहीं कि मैं कोई कल्पना कह रहा हूँ, ऐसा मैं इतिहास का एक छात्र हूँ, और ये ऐसा इतिहास में हो चुका है कि लोग बहुत सुखी थे। और इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। फाहियान ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, ह्यून सांग ने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं, उनको पढ़ के देखो,
भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और उनकी नैतिकता के बारे में भी चर्चा की गई है। फायान लिखता है कि मुझे पूरे भारत में मैं घूम चुका हूं, मुझे एक भी आदमी भारत में पतित नहीं मिला। यहां तक लिखते हैं कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते, लोगों में ईमानदार हैं, लोग यहाँ पे धर्म का फॉलो करते हैं, शीलवान है भारत के लोग। ये उनका लिखा हुआ वृतांत है फायान का। इसका बेस बुद्धिज्म था। अगर उत्तर भारत को अगर हम देखते हैं आज के समय में, विभिन्न जातियां, अब तो जातियां बन गई हैं, उस समय तो जातियां नहीं थी, विभिन्न जातियां, बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, ट्राइब्स की जो जातियां हैं, मैक्सिमम जातियां अगर आज देखोगे जिन जिन के अंदर चेतना आ रही है, वो अपने अपने पुरखों को, अपने अपने इतिहास को बौद्धों के इतिहास में ढूंढ रहे हैं। इसके मैं कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे सुजाता की खीर खा करके सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। सुजाता तो एक ग्वाला की लड़की थी, जिसको आज यादव कहते हैं, अहीर कहते हैं। अब कितने सारे यादव हैं, अहीर हैं, जो सुजाता को अपना पुरखा मानते हैं कि वो हमारे पुरखा थे। अब उपाली जो विनयधर थे, तथागत ने उनको विनयधर का, विनयों में सबसे अगर उपाली, वो उसमें उपाली जो थे वो वाप्ता उनकी कास्ट थी। वाप्ता आज नाई को कहते हैं। ये जो चेतना आ रही है कि हमारा भी कोई पुरखा इतना हुआ है कि जो विनयधर था, यानी कि सबसे ज्यादा विनयधर, विनय को जानने वाला। विनय पिटक का अगर रचना हुई है, विनय पिटक आज हमारे सामने ग्रंथ मिलता है, जो प्राचीन ग्रंथ है बौद्धों का, उसके अंदर जो सबसे बड़ा योगदान है वो उपाली की रचना है अगर देखा जाए तो। और उपाली जाति से नाई था। अब ये जो बैकवर्ड क्लास की जो जाति है नाई, अगर इसको समझा जाए कि ये आपका पुरखा, आप जिस जाति से आज संबंध रखते हैं, उसी जाति से संबंध रखने वाला, उसी काम से संबंध रखने वाले पुरखे का पुत्र उपाली, उन्होंने विनय पिटक की रचना की है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो पूरी दुनिया को विनय सिखा सकता, पूरी दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर सकता, पूरी दुनिया के आदमियों को सभ्य बना सकता है। इस सभ्य बनाने का योगदान, सभ्य बनाने का ज्ञान ये उपाली ने बताया, जो उन्होंने तथागत से सीखा था। अब ये इतिहास है, ये इतिहास ढूंढ रहे हैं लोग। ये उत्तर भारत में आजकल चल रहा है। शाक्य है, कुर्मी है, कुशवाहा है, मौर्य हैं, वो सारे के सारे कोई अपने बुद्ध से जोड़ रहा है, कोई अपने आप को सम्राट अशोक से जोड़ रहा है, कोई चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ रहा है। ये जो परिवर्तन आया यूं ही नहीं आया है। नहीं तो पहले लोग क्या होते थे कि अपने पुरखों को हिंदुओं के या ब्राह्मणों के शास्त्रों में ढूंढने जाते थे। वहां पे कोई उस ऋषि का, हम उस ऋषि की संतान है, हम उस ऋषि की संतान है, कोई उसकी कोई उसकी ये जो परंपरा चलती थी, ये परंपरा बंद हो गई है उत्तर भारत में। और यूं ही नहीं हो गई है, इसके लिए महापुरुषों ने बड़ा आंदोलन चला है, बड़े लोगों में जागरूकता के लिए काम किए हैं। और ये जो बाबा साहब के बाद जो मान्यवर काशीराम जी ने जो संगठन बनाए, बामसेव बनाया, DS4 बनाई, बहुजन समाज पार्टी बनाई, उन्हीं संगठनों का योगदान है कि उत्तर भारत में सारी चीजों का चलन शुरू हुआ। आज के समय में देखेंगे, अगर उत्तर भारत में मैं बताता हूँ, मैं हमारे गांव के आसपास की बताता हूँ, परसों की, कल की एक शादी थी हमारे गांव। अब उनको बुद्धिज्म का कोई ज्यादा समझ नहीं है। उनको ज्यादा समझ ना होने की वजह से भी मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि मैंने कल फोन करके पता किया कि वही शादी ठीक ठाक हो गई, हाँ शादी ठीक ठाक हो गई, बहुत अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने शादी बौद्ध धर्म के अनुसार की है। हम बौद्ध धर्म के अनुसार क्यों की शादी? आप लोगों को तो बौद्ध धर्म की समझ नहीं है। बोले हमको अच्छा लगता है कि हमको बुद्धिज्म के अनुसार शादी करना अच्छा लगता है। मैं चलो ठीक है, अच्छा लगता तो मुझे ये बताइए कि बुद्धिज्म को शादी करने का ये जो भाव है ये आता कहाँ से, कैसे अच्छा लगता है? तो शब्दों जो बताना चाह रहे थे, जो शब्दावली है उसको भाव है, उनको शब्दों में नहीं बता पा रहे थे। लेकिन मैंने उनसे जब पूछ करके पता किया तो उनका कहने का भावार्थ ये था कि अगर बुद्धिज्म के अनुसार हम शादी करते तो हमको ऐसा फील होता है कि हम मॉडर्नाइज हैं, हम अपने आप को आधुनिक बना रहे हैं, हम बैकवर्ड नहीं है। अपनी सोच, हमारी सोच, मानसिकता हो पिछड़ेपन की मानसिकता नहीं है। अगर हम ब्राह्मणी धर्म के अनुसार शादी करते, देखो शादी तो शादी होती है, अगर हम ब्राह्मणी धर्म के अनुसार शादी करते तो ऐसा फील आता हमको, वो भाई बता रहे हैं जिनको बुद्धिज्म का ज्ञान नहीं है, मिला ऐसा फील होता है कि ये तो पुरानी परंपरा है, रटी रटाई पुरानी बातें, पुराना माल है, एक्सपायर माल हो चुका, इसको छोड़ो। अब बुद्धिज्म के अनुसार शादी करते तो हमको एक अलग सी फीलिंग आती है। तो साथियों, बुद्धिज्म को स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। काश कोई ढंग का टीचर मिल जाए, बढ़िया ढंग के लोग मिल जाए उनको बुद्धिज्म सिखाने वाले, धर्म को सिखाने समझाने वाले। ये तो मैं सामान्य आदमी की चर्चा कर रहा हूं। यानी कि कोई भी युवा है, कोई भी लड़की है, कोई भी लड़का है जो शादी करते हैं, वो अपने आप को बुद्धिज्म के अनुसार शादी करवा करके ऐसा समझते हैं कि हमने कोई आधुनिकता का काम किया है। शादी तो शादी होती है,
कोई भी शादी वैध है या अवैध है इसको कोई कानून नहीं है। चाहे शादी मंदिर में कराओ, चाहे कोर्ट में कराओ, चाहे मस्जिद में जाके निकाह करवाओ, चाहे आर्य समाज के मंदिर में जाकर के करो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रहो, चाहे एक दूसरे को माला डाल के रहो, चाहे ब्राह्मणिज्म के कराओ, चाहे बुद्धिज्म के कराओ, सारी शादियाँ बरोबर हैं। शादी में कोई भेदभाव नहीं है, सारी शादी शादी होती है। बस शादी का एक ही मतलब होता है कि पति पत्नी बनना, एक लड़का और लड़की, बस पति पत्नी के रूप में आना। जितनी भी जिस भी तरीके से शादी करो उसका मतलब यही निकलता है, लेकिन उसके भावार्थ अलग होते हैं। जैसे कल उस नवयुवक ने मुझे बताया कि मुझे ये फील हुआ कि मैं अपने आप को आधुनिक, यानी कि बुद्धिज्म को स्वीकारना, बुद्धिज्म के अनुसार कोई भी संस्कार करना, अपने आप को आधुनिक होना, इसका परिचय देता है। ये उत्तर भारत में फिलहाल चल रहा है। और जितनी मैं शादियाँ देखता हूँ, आज जितनी मैं शादियाँ देखता हूँ, अगर मेरी नज़र में 50 शादियाँ आती, 50 शादियों में से मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम भी 40 शादियाँ मेरी नज़र वाली ऐसी हैं जो बौद्ध रीति रिवाज से होती हैं। 50 में से 40 है। हालांकि उनको नॉलेज नहीं है बुद्धिज्म की बहुत ज़्यादा, बस इतनी सी नॉलेज है। मान्यवर काशीराम जी बुद्धिज्म को समझाते थे, बाबा साहब ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया था, बाबा साहब ने बौद्धों के बारे में कुछ न कुछ कहा जरूर है, हालांकि पता नहीं कि क्या कहा है। बस इतना पता है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और मान्यवर काशीराम जी को भी बौद्ध धर्म अपनाना था और बौद्ध धर्म अपनाने के वो हमको सिखाते थे। बस इतनी सी बात, इतना सा प्रभाव है। और उसी का परिणाम है कि 50 में से कम भी हर साल मैं देखता हूँ कि शादियों का जो सिलसिला है, अगर आज से मैं 6-7 साल 8 साल पहले जाऊँ तो तब देखता था अगर 50 शादियाँ होती थी, 50 में से 2-4 शादियाँ ही होती थी बुद्धिज्म के अनुसार। अरे लेकिन उसको भी सही ढंग से नहीं लोग स्वीकारते थे कि भाई ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ा होता, हमारी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज है, उनका क्या होगा, ये सब चलता था। वो 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन धीरे धीरे होते होते क्या हुआ कि बुद्धिज्म के अनुसार शादियाँ जो करते हैं उनका बहुमत हो गया है, और जो बिना बुद्धिज्म की शादियाँ करते हैं वो अल्पसंख्या में हो गई हैं, वो कम हो गई हैं। तब लोगों के जो सवाल थे वो भी खत्म होने लग गए हैं। जैसे शादी होती है, कोई भी शादी होती है, कम से कम भी शादी में 200 लोग 400 लोग तो आते हैं। अब 200 लोग देखते हैं कि शादी कैसे हो रही है, फिर 200 लोग अलग अलग जगह जाएंगे, फिर और शादियाँ देखते हैं, फिर और शादियाँ देखते हैं। तो इस तरह देखते देखते अब लोगों के दिल दिमाग में भी आदत हो गई है कि ये शादी करने का एक तरीका है, और अब ये भी हो गई है कि ये आधुनिक है। अच्छे लोग देखता हूँ मैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, धनाढ़े लोग हैं, वह भी अपने बेटे और बेटियों की शादी मैंने कईयों की देखा है कि वो बुद्धिज्म से करते हैं। ना कोई पाखंड है, ना कोई और कुछ है, बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। लेकिन अभी भी उसमें सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह डेवलप हो गई है ये परंपरा, नहीं, ये शुरुआत हुई है और बड़ी अच्छी शुरुआत है। अच्छी बात ये है कि बड़े अच्छे ढंग से हो रही है, अपने आप बढ़ रहा है, धर्म अपने आप बढ़ रहा है और लोग इसको स्वीकारना चाह रहे हैं, लोगों को अच्छा भी लग रहा है। मैं तो घूम घूम करके यही पूछता हूँ, जिस लड़का लड़की ने शादी की बुद्धिज्म के अनुसार, लड़की से बात करता हूँ कि आपको कैसा लगा भाई, वो भी बताती कि बहुत अच्छा लगा। माँ शादी तो शादी होती है, चाहे किसी भी तरीके से कर लो। अगर आप जो परंपरावादी तरीका है, जो ब्राह्मणवादी तरीका है, अगर उससे शादी करते हो तो वो भी शादी वैलिड है, उसमें क्या दिक्कत है। तो बताते हैं कि वो अच्छी नहीं लगती, ये अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज के नवयुवक है, नवयुवतियाँ हैं, आज के जो हमारे लड़के लड़कियाँ हैं, उनके अंदर चाहत है धर्म को लेकर के। अब अगर जो हम जैसे जानकार लोग हैं, हम जैसे जो बोलने वाले लोग हैं, अभी हमारी कमी है कि हम उनकी चाहत को बढ़ाएं, हम उनकी चाहत को पूरा भी करें। उनको धर्म सिखाने के लिए कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई बातें हमको करनी चाहिए, धर्म को सिखाया जाए। और उत्तर भारत में विशेषकर सभी जातियों में चल रहा है। अच्छी जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनको भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट या ट्राइब्स में नहीं, बैकवर्ड के लोगों को अब देखते हैं। जो बैकवर्ड के लोग काफ़ी कुछ समझ रहे हैं, उनको आ रही हैं चीज़ें समझ में, जितना जितना उनमें काम हो रहा है उतने समझ भी रहे हैं। और उसी समझ का प्रभाव है कि आज वो अपनी शादियाँ, उनके नाम देखो, बच्चों के नाम देखते हैं। उनके पहले नाम होते थे बच्चों के ब्रह्मानंद, परमानंद, हजारीलाल द्विवेदी, ये वो नामों में परिवर्तन आ गया है, नामों में परिवर्तन आ गया। आज वो नाम मिलने लग गए हैं कि जो बौद्धों के नाम होते थे, प्राचीन नाम। अगर शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं जो सम्यक प्रकाशन चलाते हैं, उन्होंने किताब लिखी है 10,000 बौद्ध बच्चों के नाम, 5,000 लड़कियों के नाम और 5,000 लड़कों के नाम है। डिक्शनरी की तरह है वो, जैसे डिक्शनरी होती है वैसे। तो ये जो नामों की जो सूची मिलती है, उन नामों का मैं मैच करता हूँ मैक्सिमम लोगों के, देखता हूँ तो मैक्सिमम लोग बच्चों के जो नाम रखे जाते हैं वो बुद्धिज्म के अनुसार ही रखे जाते हैं। तो ये बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है उत्तर भारत के अंदर। इसमें अब राजनीति अपना काम करती है, सामाजिक संगठन वो अपना काम करते हैं, धार्मिक संगठन वो अपना काम करते हैं, काम सभी करते हैं। उन सभी का संचित परिणाम है कि ये सब चीज़ें अभी आगे आ रही हैं।
बस इसमें जो थोड़ा सा हमको जो सोचने समझने की जानने की जो ज़रूरत है वो ये है कि एक तो हमको इसमें शुद्धता का ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक हम इसमें शुद्धता नहीं लेके आएंगे तो ये चीज़ें फिर अशुद्ध रहेंगी। जो जानकार लोग हैं उनकी मोरल ड्यूटी बनती है कि इन चीज़ों को शुद्ध किया जाए। दूसरी बात, इसका प्रचार प्रसार किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में भी। अभी तो लोग कम हैं, इसका जब और लोगों में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे तो डेफिनेटली बुद्ध का धम्म लोगों के बीच में फैलेगा। और लोगों के बीच में जैसे जैसे धम जाएगा, लोगों को सुख शांति अनुभव होगी, लोगों की आर्थिक सिचुएशन है वो बड़ी मजबूत होगी, लोग अपने आप को मॉडर्नाइज भी करेंगे। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया, बड़े महंगे फ़ोन लिए, लग्जरी लाइफ में हम लोग आ गए हैं तो हम मॉडर्न हो गए। नहीं, मॉडर्न तो यहाँ से हुआ जाएगा ना। यहाँ क्या है, यहाँ तो वही चीज़ें भरी पड़ी हैं। अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा खाना खाने से, अच्छे लग्जरी आइटम यूज करने से कोई मॉडर्न थोड़ा होता है। मॉडर्न तो होता है अपनी सोच समझ से, हमारे आदर्श क्या है। और आज के समय में देखोगे, आज के समय में हर लड़का हर लड़की अपने आप को मॉडर्न दिखना शुरू अच्छा लगता है कि मैं मॉडर्न तरीके से रहूं, आधुनिकतावादी दिखना, कोई पुरातनपंथी तरीके से कोई दिखना ही नहीं चाहता। लेकिन उसके आदर्श क्या, उसके आदर्श प्राचीन वाले हैं। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है। अगर हमको अपने आप को आधुनिकतावादी बनना है तो हमारे आदर्श भी आधुनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दिखना तो चाहते हैं आधुनिक तरीके से, खान पान आधुनिक हो गया, रहन सहन आधुनिक हो गया, लेकिन हमारे आदर्श और हमारी सोच वही पुरातनपंथी पड़ी है। ये कॉन्ट्राडिक्ट है, ये ऐसे नहीं हो सकता। आज के युवा और युवाओं को अपने आदर्श हैं, अपने मॉडल हैं जो आधुनिक हैं, जैसे ज्योतिराव फुले हैं, माता सावित्रीबाई फुले, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। सतगुरु रविदास जी हैं, कबीर साहब, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हैं, साहू जी महाराज हैं, मान्यवर काशीराम जी हैं, ये हमारे आदर्श हो सकते हैं। और भी तमाम तरह के पेरियार हैं, नारायण गुरु हैं, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं देश के अंदर, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। और ये कपोल कल्पित काव्य महाकाव्य वाले आदर्श नहीं है। ये इंसान हुए हैं हमारे जैसे, आठ मास के पुतले ऐसे ही। ये ऐसे ही इनकी शक्ल हमसे मिलती है, जैसे हम लोग हैं, हमारे चेहरे मोरे हैं, वैसे ही इन आदमियों के ये आदमी थे, इनके ऐसे ही चेहरे मोरे थे। जिन हम देवी देवताओं को अपना आदर्श मानते हैं उनकी शक्ल भी नहीं मिलती हमसे, हमारे जैसे कपड़े भी नहीं हैं। कम से कम अपना आदर्श मानो तो उस आदर्श को मानना चाहिए जिसकी आदतें, जिसके चेहरे मोरे हमारे जैसे हों, इंसानों जैसे हों। और जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनके तो शक्ल ही पता नहीं कैसी है, उनके चेहरे मोरे देखते हैं, उनके रहन सहन कपड़े देखते हैं तो अलग ही हैं, वो तो इंसानों के जैसे है ही नहीं। तो कैसे हमारे आदर्श हो सकते हैं? इंसान का आदर्श इंसान ही हो सकता है। तो साथियों, अगर उत्तर भारत में अगर बुद्धिज्म के बारे में और भी चर्चा की जाए तो जो दूसरी जो बात है राजनीति में, अगर हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा, अगर जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो बनी थी, माननीय काशीराम जी ने जो उनका जो संगठन बहुजन समाज पार्टी में मायावती बहन जी के नेतृत्व में बनी, तो सबसे ज़्यादा काम अगर किसी एक क्षेत्र में किया गया तो बुद्ध के धम्म के क्षेत्र में किया गया है। ये वहाँ की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा एजुकेशन का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है और तमाम तरह के क्षेत्र हैं। अगर सबसे ज़्यादा काम किया गया तो बुद्धिज्म के आधार पे किया गया है वहाँ पे। इतने बड़े बड़े चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। फार्मूला 1 रेस का सिर्फ एक ही सेंटर है पूरे एशिया में जहाँ पे फार्मूला 1 रेस होती है। यूरोप में मिलते हैं ऐसे ऐसे खेल के ये फार्मूला 1 रेस, और ये उधर गौतम बुद्ध नगर में 5 किलोमीटर में फार्मूला 1 रेस हुई जिसमें माइकल शुमाकर ने इनाम जीता था। और उस समय बहन जी मायावती जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने उसको इनाम दिया था, सारे टेलीविजनों में सब दिखाया जा रहा था। फार्मूला 1 रेस का ग्राउंड वो गौतम बुद्ध के नाम पे, तथागत के नाम पे हो। अब ये बौद्धों को भी ज्ञान नहीं है कि फार्मूला 1 रेस का जो ग्राउंड है पूरे देश में, स्टेडियम है, वो एक ही है एशिया महाद्वीप में, और वो भारत में है। और वो उत्तर प्रदेश में मायावती जी थी, उन्होंने बनवाया था, और वो गौतम बुद्ध नगर में है। अब ये तो हमारे लिए गर्व की चीज है ना। अगर जो सच्चा बौद्ध आदमी है, जिसको बुद्धिज्म के बारे में जानकारियां हैं, ज्ञान है, वो तो इन चीजों का डिस्कस करेगा। जो वैर भाव रखता है, राजनीतिक द्वेष रखता है, वो बाईपास करेगा, उसको कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। वो इतिहास की बातें इतिहास में पढ़ा रहेगा, इतिहास की चर्चा करके, इतिहास में लोट पलोट मार करके बस वहीं पे मामला शुरू करेगा, इतिहास में और इतिहास में ही खत्म कर देगा, वर्तमान में आते ही नहीं है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा बौद्धों को भी अपने आप को मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है। वर्तमान में क्या क्या काम हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर के नाम से देश के अंदर एक जिला भी है,
हमको बताना भी चाहिए ये। और वो भी उत्तर भारत में ही है। गौतम बुद्ध के नाम से एक यूनिवर्सिटी है देश के अंदर है, वो भी उत्तर भारत में ही है, हमको बताना चाहिए। गौतम बुद्ध सर्किट के नाम से फार्मूला रेसिंग का एक स्टेडियम भी है, वो भी हमको बताना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर नगर से नाम से एक जिला है पूरे देश में, सिर्फ एक ही है, वो भी उत्तर भारत में ही है, ये हमको बताना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो काम हुए हैं, ये बुद्धिज्म का जो प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा, लोगों की जो डिमांड्स थी, लोगों को जो चाहत थी, उनको पूरा करने के लिए सारी चीजें सरकार ने की हैं। ये हमको स्वीकारना पड़ेगा। और हाँ, तब जब तक हम इन चीज़ों को नहीं स्वीकारेंगे तो हम अपने आप को मॉडर्नाइज या आधुनिक तरीके से चीज़ों को समझने और समझाने में समझो कि नाकाम है। तो साथियों, अगर दूसरी चीज़ों की अगर हम और चर्चा करें, देखो जितने भी परिवर्तन होते हैं आदमी में, जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन सारे परिवर्तनों का आधार मानसिक परिवर्तन होता है। जब मानसिक परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन के बाद ही सारे परिवर्तन शुरू होते हैं, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, चाहे वो धार्मिक परिवर्तन हो, चाहे वो सांस्कृतिक परिवर्तन हो। और जब मानसिक परिवर्तन होता है, वो यूं ही नहीं हो जाता। कोई भी आदमी है, कोई भी महिला है, चाहे आदमी है, वो अपने प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन चीज़ों को, प्राचीन रीति रिवाजों को यूं ही नहीं छोड़ देगा। वर्षों से उठो रहा है उन प्राचीन रीति रिवाजों को। वो छोड़ने के लिए जब अगर तैयार करना है तो पहले उसके मानसिक परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब मानसिक परिवर्तन होगा, वही सारे परिवर्तनों का आधार होगा। अगर दूसरी ओर बात बताता हूं, जो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा बढ़ती जाती थी युवाओं में, अब जो बुद्धिज्म में आते हैं उनके अंदर अंधश्रद्धा, रूढ़िवाद है, वो कम है। जाति का प्रभाव देखता हूं मैं, जाति का प्रभाव भी कम हुआ है उनके अंदर। जिन बुद्धिज्म को लाइक करते हैं, देखते हैं कि जाति का प्रभाव, जैसे उत्तर भारत में अगर कोई आदमी बौद्ध बनता, जैसे शांति स्वरूप बौद्ध, अब उनका नाम शांति स्वरूप नाम के आगे बौद्ध लग गया, कुछ नहीं। लेकिन पश्चिम भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इधर उधर देखते हैं, अगर कोई खांडेकर है तो खांडेकर बना ही रहता है, बंसोड़े है, मेश्राम है, वो बना ही रहता है। वो अपनी पूंछ को, उस पहचान को छोड़ता ही नहीं है, उसको छोड़ता ही नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में अगर आप देखोगे, कोई आदमी बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेगा तो अपनी पूंछ को, ये गोत्र कहते हैं, इसको कुल कहते हैं, गोत्र कहते हैं, ये ब्राह्मणी परंपरा में आता ही है। बौद्धों की परंपरा में, समण परंपरा में कुल, इसकी गोत्र की कोई पहचान नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे महापुरुषों ने किसी ने इसको यूज नहीं किया गोत्र को। लेकिन पश्चिम भारत में देखते हैं तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। बौद्ध भी बन जाएगा आदमी, बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इस गोत्र को नहीं छोड़ेगा। कोई मेश्राम है, कोई इंगोले है, कोई राठौर है, कोई सोलंकी है, कोई खांडेकर है, कोई बंसोड़े है, इस तरह साथ में लगाए रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है। अब बाबा साहब अम्बेडकर का क्या गोत्र था, उन्होंने कभी लगाया? ज्योतिराव फुले का क्या गोत्र था, क्या उन्होंने कभी इस्तेमाल किया उसको? गुरु रविदास जी का, कबीर साहब का, कौन से गोत्र के थे? था ना कोई गोत्र, तो कभी महत्व दिया उन्होंने? कभी नहीं दिया। क्योंकि जिस कल्चर में, जिस धर्म में वो जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, जिन बातों को, वहां पे ये सब बेकार की चीजें हैं, वहां पे इनकी जरूरत नहीं होती। बताइए, मान्यवर काशीराम जी कौन सा गोत्र यूज करते हैं? उनका नाम काशीराम था, कोई गोत्र यूज नहीं किया उन्होंने। और हम है कि इस गोत्र की पूंछ पकड़ के रहते हैं। ये ब्राह्मणी परंपरा में है, वहां तो आदमी के नाम का महत्व नहीं है, नाम कमजोर पड़ गया, सरनेम है वो महत्वपूर्ण हो गया, सरनेम से पुकारते रहते एक दूसरे को। उसका नाम मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, नाम क्या है, सरनेम से बोलते रहते एक दूसरे को, जानते पहचानते हैं बस। और यही कॉपी हमारे लोग कर लेते हैं। तो कम से कम जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं, उन लोगों को इतनी बातें तो समझना चाहिए कि ये जो सरनेम वाली जो पूंछ है, इसको हटा देना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने नहीं लगाई है, हमारे महापुरुषों ने नहीं सिखाया हमको ये पूंछ लगाना। ये ब्राह्मणी परंपरा में आता है। अपनी पहचान करते हो जाति के आधार पे, गोत्र के आधार पे, कुल के आधार पे, वंश के आधार पे। हमारे महापुरुषों ने पहचान हमारे सिखा कि गुण के आधार पे, स्वभाव के आधार पे, कर्म के आधार पे, दोष के आधार पे, ये पहचान होनी चाहिए। ये मुझे एक यूनिक चीज लगती है। अगर उत्तर भारत में देखते हैं, जैसे मेरा नाम विनोद कुमार है, बस मैं अपने आप के नाम क्या, विनोद कुमार, बहुत हो गया। अब काशीराम जी थे, कल्पना करके देखो, अगर काशीराम जी बुद्धिज्म की दीक्षा ले लेते, अगर उनका निर्वाण नहीं होता, बुद्धिज्म की दीक्षा लेकर के क्या बनते वो? आज मायावती जी हैं, वो कई बार अपने आप को अनाउंस कर चुकी हैं, अगर हो सकता है बुद्धिज्म के भविष्य में दीक्षा ले ली तो क्या बनेंगी वो? उनका भी कोई ना कोई सरनेम है, लेकिन नहीं पता, नहीं जरूर समझते। तो ये जो महान आदमी हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े महापुरुष हुए हैं, हमको इनसे ये सीखना चाहिए कि उनके नाम कैसे होते थे, नामों को प्रयोग कैसे करते थे,
किन किन चीज़ों को प्रयोग करते थे, हमको वो चीज़ें समझनी चाहिए। और ये उत्तर भारत में आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ है यहाँ पे। वो सरनेम वाली गोत्र वाली पूंछ है ना, वो बहुत कमज़ोर है, मैक्सिमम मिलेगी नहीं। अगर किसी आदमी ने बुद्धिज्म अडोप्ट कर लिया उसके, तो मिलेगी नहीं वो पूंछ से, वो तो पूंछ को सबसे पहले काटेगा। ये एक विशेषता है कि यूनिक है यहाँ पे। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी इस वे में वो नहीं मिलती हैं। और साथियों, अगर एक महिलाओं के बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जैसे पर्दा प्रथा थी, बहुत सारी परंपराएं होती थी, अनपढ़ता, गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, इन सारी बुराइयों का असर महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता था। अब महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा इन बुराइयों का असर पड़ता था, तो सबसे ज़्यादा शोषित भी, पीड़ित भी महिला ही होती थी। और जैसे जैसे बुद्धिज्म में आएगी, जैसे जैसे बुद्धिज्म में आएगी, इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी उसको। ये सब चीज़ों हैं, ये जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब से अगर मुक्ति पानी है, तो जो बौद्ध महिलाएं बनती हैं, उनकी पहचान अलग होती है, उनके संस्कार अलग होते हैं, उनका रहन सहन, उनका भाषा, उनके स्वभाव, उनकी सारी चीज़ें अलग रहती हैं दूसरी महिलाओं से। और चाल चलन अच्छा होता है, उनकी बातें अच्छी होती हैं, और डेफिनेटली उनके जो बच्चे होते हैं वो भी अलग रहते हैं। अगर महिला, किसी घर की महिला अगर बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेती है, डेफिनेटली अपने परिवार को सुधार लेगी। अगर उस घर का आदमी अगर बुद्धिज्म को अडॉप्ट नहीं करता तो भी पड़ा रहेगा, चल जाएगा वो। महिला का बुद्ध के धर्म को स्वीकार करना, बुद्धिज्म में आना, बुद्ध के धर्म के अनुसार आचरण व्यवहार करना बहुत जरूरी। इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता, आदमी से ज्यादा प्रभाव महिला का पड़ता है, क्योंकि घर में महिला का ज्यादा प्रभाव होता है बच्चों के ऊपर। अगर एक महिला बुद्ध के धर्म को अपना करके बुद्धिज्म के अनुसार जीवन जीती है, उसके बच्चे भी वैसे ही बना लेगी वो, और डेफिनेटली वो बच्चे भी सफल होंगे। आदमी अगर नहीं अपनाता है तो भी चल जाएगा, लेकिन महिला का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो मनुस्मृति में महिलाओं के ऊपर ज्यादा बैन लगाया गया है। जब मनु ने ये देखा कि बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार के मुख्य कारण क्या थे, कैसे वो इतना जल्दी फैल गया, हर एक पीढ़ी में ज्यादा फैलता था, तो उसने अपनी रिसर्च में ये पाया कि इसके पीछे महिलाओं का योगदान है। अगर महिलाओं की वजह से बुद्धिज्म फैलता है तो महिलाओं को ही कंट्रोल करो, महिलाओं को ही गुलाम बनाओ। इसलिए मनुस्मृति में महिलाओं के विरोध में सबसे ज्यादा लिखा गया है। यही कारण था, और कोई दूसरा कारण नहीं था। महिलाओं के ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी कि महिलाओं को गुलाम बना के रख दिया। जब वो पैदा होती है तो माँ बाप के अधीन रहेगी, जब वो जवान होती है, शादी होती है तो अपने पति के अधीन रहेगी, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो अपने बच्चों के अधीन रहेगी। ये परंपरा, ये एक महिला का जीवन है, पूरा का पूरा गुलाम बना करके रख दिया, ताकि वो कुछ स्वतंत्र रूप से कर ना सके। बुद्धिज्म में आएगी कोई महिला तो सबसे पहले उसको समानता और स्वतंत्रता मिलेगी, काम की स्वतंत्रता, अपना जी चाह जिसमें वो इंटरेस्ट रखती है उसमें वो अपना काम कर सकती है। ये महिलाओं को बहुत बड़ी स्वतंत्रता मिलेगी। बुद्धिज्म है वो लोगों को बांधता नहीं है। उत्तर भारत में 2-3 बातें और चलती हैं, क्योंकि ज़्यादा समझ नहीं है, बुद्धिज्म के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के भाव जरूर ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि बुद्धिज्म में अगर जाते हैं वहाँ तो नॉनवेज खाने की मनाही है। बुद्धिज्म में जाते हैं वहाँ तो हम नॉनवेज नहीं खा सकते। लोगों की, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि नॉनवेज खाना उनको अच्छा लगता है। अब बुद्धिज्म में जाएंगे तो पहले खाना छूट जाएगा, तो हमको रोकता है। बुद्धिज्म नहीं रोकता खाने को। अब बाबा साहब भी नॉनवेज खाते थे, अब क्या बौद्ध नहीं थे? उन्होंने बुद्धिज्म की बाकायदा दीक्षा ली। इस विषय के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्ध एंड हिज धम्मा ग्रंथ है, उसमें बिल्कुल साफ साफ समझा है कि खाने का असर जो रहता है वो अलग चीज है। खाने से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, बस इतना हो कि हमारी वजह से किसी जीव की हत्या ना हो। हम अपनी चॉइस ना रखें कि हम किसी की जीव की हत्या का कारण ना बन जाए। अगर आपको कहीं आप जा रहे हो, आप किसी मेहमान में गए हो, वहां पे पहले से आप गए तो देखा तो नॉनवेज बना हुआ कहीं पे, आपके सामने रख दिया, आप उस जीव की हत्या का कारण नहीं बने हो। आपकी वजह से वो नहीं खाना बना है, वो तो पहले ही बना हुआ था। तो ये खा सकते हैं, इसमें दम है, इसमें दम में कोई ज्यादा रोक टोक नहीं है ये खाने की। और नॉनवेज खा सकते हैं, दूसरी चीजें भी खा सकते हैं, जो भी चीजें हैं, ये सारे विषय ऐसे हैं जहाँ पे उत्तर भारत में इन चीजों के ऊपर बहुत डिस्कशन करना जरूरी है। खाने का है, पीने का है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। कैसे कपड़े पहने, कैसे ना पहने, कपड़ों की सेंस क्या होती है, ये विषय ऐसे हैं जहाँ पे काम करने के लिए बहुत ज़रूरत लगती है। और अभी जो सेंसस आएगा, इस सेंसस में अगर देखेंगे हम
मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। 2011 की सेंसस में अगर हरियाणा का जो बौद्ध पॉपुलेशन देखोगे तो बहुत कम है, 7,512 है। अब मुझे लगता है कि 7,512 से कम ये 50,000 जाएगा। हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा राज्य होने के कारण, लेकिन अवेयरनेस अब जो बाद में आई है 2011 के बाद काफ़ी बड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में जो बौद्ध लोग हैं, जो बुद्धिज्म को लाइक करने वाले लोग हैं, इस 7,512 के पॉपुलेशन आंकड़े को कम से कम भी 50,000 तक तो लेके जाएंगे। और इस तरह जनसंख्या की जो सेंसस होती है, उस जनसंख्या के सेंसस में बुद्धिज्म को अपने आप को दर्ज करवाना बहुत ज़रूरी है। एक उसका अलग प्रभाव रहता है, उसके अलग विषय बनते हैं कि वहाँ पे लिखना और लिखाना क्यों ज़रूरी है। एक दूसरी बातें हम देखते हैं, गाने बजाने का बड़ा एक हरियाणा का और उत्तर भारत का बहुत सारा एक सांस्कृतिक पक्ष भी है। वहाँ पे हम देखते हैं पहले जो गीत गाते थे वो काल्पनिक देवी देवताओं के गीत भजन वो गाते रहते थे, उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। अब ज्योतिराव फुले के ऊपर मैंने गाने सुने हैं वहाँ पे। अब हरियाणा में रागनियाँ होती हैं जो देसी, बिल्कुल देसी हरियाणा की प्योर बोलियाँ हैं, उसी में गाई जाती हैं। लोक संगीत है, वो फोक कल्चर जिसको कहते हैं। वहाँ फोक कल्चर में मैंने बाबा साहब के गाने सुने हैं, वो फोक कल्चर में मैंने रविदास जी के ऊपर गाने सुने हैं। ऐसे अगर पंजाब में जाते हैं, गुरु रविदास के ऊपर बहुत सारी रागनियाँ, भजन हैं, गीत हैं, सॉन्ग हैं। अब जो गाने के नए नए ट्रैक आ गए हैं, जो नए नए ट्रैक आते हैं, रैप में गाते हैं, रैप में मैंने बाबा साहब के गाने सुने हैं। ये यूं ही नहीं हो गया है, ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन मैंने बताया ना कि सारे परिवर्तनों का आधार मानसिक परिवर्तन होता है। पहले मानसिक परिवर्तन हुआ है, उसी का प्रभाव है कि देखो रैप आ गए हैं, नए नए गाने आ गए हैं, मनोरंजन के साधन आ गए हैं। और दूसरी देखोगे अब जो फिल्में हम देखते हैं, फिल्मों में भी देखोगे ज़्यादातर जो बौद्धों से संबंधित स्थल हो दिखाए जाने लगे हैं। नहीं, एक पहले देखोगे एक भी फिल्म में नहीं होता था, वो स्थल तो पहले भी थे। ऐसा नहीं कि अभी बनाए हैं वो 20-30 साल से, नहीं। महाबोधि महाविहार है बोध गया का, कुशीनगर का है, और प्राचीन बौद्ध विहार है देश के अंदर बहुत सारे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में उधर है बहुत बड़ा संस्थान बौद्धों का। तो बहुत सारी फिल्मों में अब ये चीज़ें परिलक्षित होने लग गई है, गाने में भी आने लग गए हैं। लोकल जो फोक कल्चर है, वहाँ जाकर के महिलाओं के गीत देखते हैं। अगर उत्तर भारत की महिलाओं के गीत जिस भी भाषा में, क्योंकि उत्तर भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारा फोक कल्चर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हर भाषा में हमको बाबा साहब के बारे में गीत भजन रागनियाँ ये सब मिल जाती हैं। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन को सिरे तक पहुँचाना जो अपने आप को बौद्ध समझते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। क्योंकि बाबा साहब ने एक परिभाषा दी है हम बौद्धों को। बाबा साहब क्या समझाते हैं हमको, सारे त्रिपिटकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, बुद्धिज्म के अनुसार अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, बहुत ही वेल सेट जीवन हम जी रहे हैं, तो भी हम अच्छे बौद्ध नहीं हैं। बाबा साहब समझा रहे हैं अच्छा बौद्ध वो है जो बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करता है। और आगे कह रहे हैं बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है, यही ह्यूमैनिटी है, यही मानवता है। ये बाबा साहब समझा रहे हैं। अब जिसको वास्तव में ह्यूमैनिटी का काम करना है, मानवता की सेवा करनी है, वो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करे लोगों के बीच में, लोगों को बुद्ध के धम्म को सिखाए। ये धम्म जो है ना, ये बुद्धिज्म जो है, ये सीखने सिखाने की चीज़ है। इसके लिए टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो जान लेंगे, अगर टीचर नहीं है, थोड़ा बहुत जान लिया, किताबों से जान लिया, किसी ने, किसी साधु संत ने सुनाया, किसी भिक्षु ने बताया, थोड़ा जान लिया, समझ लिया। लेकिन धम्म को सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसके लिए ट्रेनर चाहिए, ट्रेनर जिसको हम भिक्षु कहते हैं, या कोई अच्छा उपासक हो सकता है जो सीलवान हो। तो ये बिना टीचर के बुद्धिज्म जो है वो सीखना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए टीचर का होना जरूरी है। बौद्धों का जो सत्यानाश किया गया, बौद्धों का सत्यानाश करने का मतलब ये नहीं होता कि सारी बौद्ध जनता का कत्लेआम कर दिया गया, नहीं। जो टीचर थे सोसाइटी में उनका कत्लेआम किया, टीचर जिनको हम भिक्षु कहते हैं। अरे एक बार नहीं, भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि कई बार भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया है। कितने सारे भिक्षुओं को देश छोड़ करके भागना पड़ा, कितने सारे भिक्षुओं को भिक्षु का चीवर त्यागना पड़ा। किसी भी सोसाइटी का, किसी भी धर्म का, किसी भी कल्चर का अगर जो सेंटर पॉइंट रहता है ना, जो मेन बिंदु रहता है, अगर उसी को ख़त्म कर दिया जाए, उसी को तहस नहस कर दिया जाए, तो डेफिनेटली वो धर्म है, वो संस्था है, वो कल्चर है, वो डेफिनेटली कमज़ोर होने लगता है। ये कमज़ोर होते होते बौद्धों के साथ तो हज़ारों साल हुआ है, हज़ारों साल की ये जब समय बीत गया है, हज़ारों साल का समय बीतने के कारण ही अब देखते हैं ये कमज़ोरी हमको नज़र आ रही है। ये तो भला हो बाबा साहब का, ये देश, ये दुनिया
के लोग, जो बौद्ध लोग हैं, और ये जो देश है, एक कर्जदार है बाबा साहब जैसे महामानव का, कि उन्होंने बुद्ध के धम्म को वापस रिवाइवल किया, बुद्धिज्म को वापस वो लेके आए और ला करके भारत के इन दीन दुखी लोगों के सामने बुद्ध का धम्म रखा। और उसी का परिणाम है, वही हमारी जो मुख्य नींव है, वही हमारी जड़ है, जहाँ से देश के अंदर बुद्धिज्म को दोबारा से शुरुआत होती है। और उसी नींव और उसी घटना का परिणाम है कि आज मैं बोल रहा हूँ। हम उत्तर भारत के लोग हैं, हमको बुद्धिज्म विरासत में नहीं मिलता। महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत सारे लोगों को धम्म विरासत में मिल जाता है, हमको प्राप्त करना पड़ता है। मेरे बच्चों को हो सकता है विरासत में मिल जाए थोड़ा बहुत। जो महाराष्ट्र और गुजरात में जो लोग हैं, उनसे बुद्धिज्म को लेकर के पूरा उत्तर भारत के जो लोग हैं वो 2 पीढ़ी पीछे हैं। 2 पीढ़ी का मतलब कम से कम भी 60 साल पीछे हैं, बूढ़े हो गए हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत सारे लोग देखता हूँ कि जो बुद्धिज्म, उनके माँ बाप बुद्धिस्ट थे, बुद्ध का धम्म की दीक्षा ली हुई थी उनके माँ बाप, अब आज वो खुद बूढ़े हो गए हैं। हमारे माँ बाप ने तो नहीं लिया, मुझको तो पता ही नहीं था। तो इसलिए कहता हूँ कि महाराष्ट्र में और गुजरात में जो बुद्धिज्म है, ये लोगों को विरासत में मिल जाता है, उनके घरों में ऑलरेडी रहता है, हमारे घरों में नहीं रहता है। ये पूरे उत्तर भारत में लोग, उत्तर भारत के लोगों को स्वीकारना पड़ता है, इसको ढूंढना पड़ता है, इसको खोजना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है, तब जाकर के वो लोग इस धम्म के पास जाते हैं। अब आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे से आगे जो हमारे बच्चे हैं, उनको मिल जाएगा, उनको विरासत में, उनको घरों में मिल जाएगा धम्म। अब आगे उनकी इच्छा है कि वो बुद्धिज्म को स्वीकारते हैं या कहीं और जाते हैं। ये बुद्धिज्म ये भी प्रतिबंध नहीं करता कि उनको बौद्ध ही बनना है, नहीं, उनकी इच्छा है। अगर उनको अच्छा लगे, जैसे हिंदू के घर में हिंदू पैदा हो जाता, मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा होता, सिख के घर में सिख, ईसाई के घर में ईसाई, लेकिन बौद्ध के घर में बौद्ध पैदा नहीं होता। बौद्ध बनना पड़ता है, बुद्धिज्म को सीखना पड़ता है, इसको अपनाना पड़ता है। बौद्ध कभी पैदा नहीं होता बुद्धिज्म में, बौद्ध बनना पड़ता है, ये हमको समझना चाहिए। और बौद्ध बनने के लिए क्या तरीके हैं, क्या साधन है, उसके लिए टीचर होता है, वो अच्छे ढंग से सिखा सकता है। नहीं तो फिर बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा द बुद्ध आइडिया धम्मा, हम उसको पढ़ करके एक सामान्य आदमी धम्म को जान सकता है, धम्म को समझ सकता है और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। बुद्धिज्म जो है वो वे ऑफ द लाइफ है, यानी कि जीवन जीने की एक कला है, वो रास्ता है, उसके आधार पर जीवन जिया जा सकता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो भिक्षुओं के लिए या बड़े बुजुर्गों का या साधु संतों का धर्म, नहीं। वो एक सामान्य जो आदमी होता है उसका भी है। एक सामान्य आदमी, जो गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करता है, वो भी धर्म के अनुसार जीवन जी सकता है, उसमें ऐसी ताकत है, उसमें ऐसा रास्ता है। ये उत्तर भारत के बारे में जो मैंने सामाजिक स्थिति थोड़ी सी चर्चा की है, और बुद्धिज्म के बारे में वहाँ पे क्या स्थिति है, बुद्धिज्म को लोग कैसे देखते हैं, किस एंगल से बुद्धिज्म को लाइक करते हैं, देखते समझते हैं, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चर्चा की है। और विषय तो ये रिसर्च का है, लेकिन एकेडमिशन में जाएंगे तो इस विषय को और अच्छे ढंग से आंकड़ों के साथ, घटनाओं के साथ, डेटा के साथ, नाम के साथ, जगह के साथ ऐसे बता सकते हैं। लेकिन एक सामाजिक तौर तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊँ, ये तो नहीं कह सकता कि मैंने इस सब्जेक्ट के साथ पूरा जस्टिफाई, इसको जस्टिस किया है, लेकिन थोड़ा सा जो बताने की कोशिश की है, जहाँ तक मेरे दिमाग के घोड़े दौड़े हैं, उन चीज़ों को मैंने बताने की कोशिश की है। कुछ बातें अच्छी रही होंगी, कुछ अच्छी नहीं रही होंगी। आप सभी का शुक्रिया। सभी को जय भीम, जय भारत।